हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू धुआंधार सेशन। और आज का सेशन बहुत ही खतरनाक, जानदार, अद्भुत और शानदार होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था, क्या कहा था, सवालों को लगाने से पहले थ्योरी पढ़ी जाती है। फिर से मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि सवालों को लगाने से पहले थ्योरी पढ़ी जाती है और उसको हमने पिछले 3 क्लास में कवर कर लिया है। और आपने, मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं सवालों के समुंदर में कि आपने सभी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर है, या फिर अगर आप मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज जाकर के पहले उन तीनों क्लासेस को देखिए, नंबर सिस्टम को समझिए, पॉलिनोमियल्स की 3 क्लासेस मैं ले चुका हूं, उसको भी पढ़िए। और वो पढ़ने के बाद फिर आज का सेशन आपके लिए यूं हो जाएगा सर, एकदम खतरनाक तरीके से। आप एक एक सवाल को यूं हल कर देंगे केवल आंखों से देख करके जो है। और सिर्फ यही नहीं, आप किसी किताब को उठा लेंगे ना, आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब किताब को मत सॉल्व कर देना, किताब के अंदर जो पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लास 9th में। चलिए तो शुरू करें, आज का सवाल शुरू करें। मगर सवाल शुरू करने से पहले एक बच्चे का डाउट था। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर, हमने थ्योरी पढ़ ली, हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको समझ ली। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि जब हमने पढ़ ली, समझ ली और हमें यह लग भी रहा है कि हम समझ गए बात को, पर जैसे ही हम क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो सर, क्वेश्चन में किस थ्योरी को अप्लाई करके उसका जवाब निकालना है, ये बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा यार, ये तो मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो है, और ये कभी मेरे साथ भी हुआ करता था कि यार पढ़ तो लिए, समझ भी लिए, मगर जैसे ही सवाल सामने आया ना सर, दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आया कि यार अब इस सवाल में करें क्या। मस्तरवा पढ़ा रहा था तो सारी बात समझ में आई थी, अब सवालवा नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल किसी एक बच्चे का है, बताना सबको है, ठीक है। आज से आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए ये कुछ बेसिक चीज जिससे आप पॉलिनोमियल के उन सवालों को पहचान पाएंगे कि आपको क्या करना है, और बाकी चीजें हम सवाल को लगाते लगाते देख लेंगे, ठीक है। तो जब हम सवालों को लगाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आप हर चीज समझने लग जाएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ ना आप सीख जाएंगे, मगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए हाथ मिलाइए सर, हाथ, ये दिख रहा है, हाथ मिलाइए और तुरंत शुरू हो जाइए। पहली बात, आपके स्क्रीन पर जो बात दिख रही है वो क्या है, सवाल में क्या दिखेगा। अब देखो, सवाल जो मेरे पास है वो तुम्हारे ही किताबों से हैं, ठीक है, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, इसलिए किताब से लिए हैं ताकि तुम्हें उन किताबों की ही भाषा वाली सवाल समझ में आने लग जाए, और वो जब समझ में आने लग जाएगा तो तुम किसी भी सवाल को सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है। इस उम्मीद के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेन कुछ ज्यादा ही मोटा है, थोड़ा इसको दुबला करो यार। का जी, सवाल में क्या दिखेगा जी, देखिए, और कौन सी थ्योरी लगाना है या सूत्र लगाना है और क्या लॉजिक लगाना है। सबसे बड़ी चीज, हमको सवाल भी दिख जाता है, हम सॉल्व भी कर लेते हैं, मगर सच कहूं 2 मिनट बाद पूछो कि इसके पीछे लॉजिक क्या और क्यों लगा दिया तो शायद याद नहीं रह जाता। चलो, पहली चीज, अगर आपसे किसी सवाल में पूछे गुणनखंड के बारे में, फैक्टर के बारे में, 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं पॉलिनोमियल की: शून्यक, गुणनखंड प्रमेय, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय सर्वसमीकरण, यही है ना। हाँ, तो जांचिए कि गुणनखंड है या नहीं, अगर सवाल में कुछ ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, या फिर पूछा जाए मान ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा पूछा जाए और आपको दिया हो कि x - a
गुणनखंड है या नहीं चेक करने के लिए, और ऐसा बहुत सारे सवाल में दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि ये सवाल पूछा जा रहा है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। और यहां पर लॉजिक क्या लगाना है कि भाजक को 0 के बराबर रखना है, x का मान निकालना है, और उसे रखने पर बहुपद में उत्तर 0 आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो आप समझ जाइए कि वो उसका गुणनखंड नहीं है। दूसरी बात हम थोड़ा तेजी से देखेंगे फटाफट, क्योंकि सवाल आज बहुत सारे करवाने वाला हूं। मैं किसी सवाल को लिख करके नहीं लाया हूं, यही आपके सामने लिखेंगे, आपके सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, ax² प्लस bx प्लस c अधिकतम घात, अगर किसी इक्वेशन में अधिकतम घात 2 है और टर्म कितने हैं 3, अगर टर्म 3 है और घात 2 है तो वहां पर आपको ये वाला लगाना है कि सर गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने पर इतना, ये वाला लॉजिक, किनारे का गुणा a गुणे c और बीच का बंटवारा, समझ गए ना। चलो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर कहीं पर अधिकतम घात 3 दी हो किसी इक्वेशन में, तो वो किस थ्योरी, किस बात का प्रतीक तुम्हें बताएगा? क्यूबिक फैक्टराइजेशन, त्रिघात गुणनखंड, है ना। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? कल हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि भाई हिट एंड ट्रायल, हम एक मान लेते हैं तुक्का, और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, सुनना चाहते हो? जरा सुनो। जब कभी ऐसा सवाल मिले ना, तो तुम्हें लगभग सवालों का जवाब x-1 तो पक्का मिलेगा। इसका एक गुणनखंड ये जरूर होगा, x-1 या फिर x+1, मतलब x की वैल्यू जो है या तो -1 होगी या तो +1 होगी, या तो क्या +2 होगी, -2 होगी, या फिर +2 होगी। लगभग सवाल अगर तुम इतने को रख दोगे ना, तुम्हें वैल्यू बराबर में 0 मिल जाएगी। तुम चाहे रख करके चेक कर लेना, चाहे चेक कर लेना, अगर 2 मिले ना मिले 1 तो पक्का मिलेगा, है ना। बहुत रेयर होता है कि जहां पर 1 ना मिले, होगा कोई सवाल जिसमें तुम्हें 1 ना मिले। तो जब कभी तुम्हें ऐसा सवाल मिले ना, तो हिट एंड ट्रायल में x की वैल्यू को 1 रख देना, सबसे पहला काम। और जैसे ही तुम 1 रख दोगे तो मैंने बताया था कि तुम्हें एक गुणनखंड मिल जाएगा, और फिर तुम स्मार्ट ग्रुपिंग तरीका, ये मैंने कल बताया था आपको, और बस उसको लगाएंगे या फिर शॉर्टकट लगा देंगे अपना तरीका, हो जाएगा सवाल, समझ गए। अब ऐसे हमें दिमाग से सोचना है कि अच्छा ये कर दें तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल हम साथ में अभी सोचेंगे, जब हम सवाल लिखेंगे तो सोचेंगे। 2x - y प्लस जेड का होल स्क्वायर या x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy, अगर इस सवाल से जुड़ा हुआ कोई बात आता है या कोई ऐसी इक्वेशन दी जाती है, तो आप समझ लें कि ये 3D स्क्वायर सर्वसमीका है, जिसको हमने कल बताया भी था आपको। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाना है? ये वाला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अगर किसी सवाल में आपसे पूछे कि 99 का क्यूब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले 5a माइनस 3b, यहां पर भी सेम होल क्यूब, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस माइनस वाई, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस रख देना, प्लस है तो प्लस रख देना, ठीक है। चलो, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए 8a³ प्लस 27b³ या फिर x³ माइनस 64, अगर इस रूप में कोई सवाल आपको मिल जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारी सर्वसमीका है सेपरेट क्यूब्स वाली, माने कि x³ प्लस माइनस y³, ठीक है। और फॉर्मूला यहां पर लिखा ही है, आप ये बात समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्या, मेंटॉस तरीका, वो ये है कि भाई बराबर में अगर 0 है ना, और किसी सवाल का सॉल्यूशन करना है जहां पर क्यूब वगैरह की बात हो रही हो, तो लगा दो इसको, 3xyz को मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस उम्मीद के साथ कि अब आप सवालों को भी पहचान पाएंगे, तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं सवाल लिखूंगा, ठीक, सवाल को मैं सॉल्व करूं,
आपसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो उन सवाल को अपनी कॉपी पर लिखिएगा और जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि वो सवाल कह क्या रहा है, सवाल में कितने पद हैं, सवाल में पूछा क्या है आपसे और उसका जवाब क्या हो सकता है। ये सब बातें आपको सोचनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं 1। 3 बात है, देखिएगा, x³ प्लस, ये सवाल किताबें से है तो मैं थोड़ा सा देख लूं कि सवालवा है क्या। 3x² प्लस 3x प्लस 1, एक इक्वेशन ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन है x⁴ माइनस 2x² प्लस 1, और तीसरा है x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल है। और हमसे सवाल में ये पूछा है कि जरा बताना क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। नहीं, ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि इन 3 में से किसका फैक्टर है ये, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझदार हो चुके हैं और आपको सवाल पता है सवाल में करना क्या है। और अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले कि जहां पर ये पूछे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं तो हमें क्या लगाना है, x की पहले तो वैल्यू निकालनी है। भाजक कहां है, ये है भाजक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाए आप इस सवाल को यहां पर सॉल्व कर दीजिए फटाक से। अब जैसे ही देखिए इस सवाल को आप यहां पर सॉल्व करिए। यहां पर क्या लिखा है, x³ यानी कि 1 का क्यूब यानी 1 आएगा, प्लस 3x² मतलब 3 आएगा, प्लस यहां पर 3 आएगा प्लस 1 आएगा, ठीक है। 3 1 4 3 7 और 1 8। पहले सवाल का जवाब है 8। हमारा लॉजिक क्या था कि हमें बराबर में 0 चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला, यानी कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब देखिए आपके सामने ही ये सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। x⁴, दूसरी बात को यहां पर सॉल्व करिए। x⁴ का मतलब भी 1 होता है, माइनस 2x² का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 1। यहां पर क्या करेंगे सर, ये 2 माइनस 2 बराबर में आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब आप सवाल समझ पा रहे हैं, सवालों का नेचर क्या है, जवाब क्या होना चाहिए। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है ना। यहां पर तीसरे वाले में क्या कह रहा है, जरा देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, नहीं कहोगे कि सर बात समझ में नहीं आई। जरा देखो, यहां पर x³ है तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये और ये जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में फिर से 0 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी और यहां पर भी, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा, इसका और इसका गुणनखंड x माइनस 1 है। बात समझ में आई, पहला सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। और आगे हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसको थोड़ा सा, चलो भाई इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है कि p ऑफ x की वैल्यू, मैं रूट वाली लेता हूं, रूट वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन से सॉल्व करने में थोड़ा सा एक आसान ले लेते हैं पहले। नहीं, रूट वाला भी आसान है, ऐसा नहीं है, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और सोचना हमारा आसान हो जाए। चलो, हाँ, 2x³ माइनस प्लस 7x² माइनस 24x माइनस 48, ठीक है। और g ऑफ x यानी कि भाजक क्या है, x माइनस 3, और पूछ रहा है आपसे कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। आपके दिमाग में ना फैक्टर प्रमेय, फैक्टर थ्योरम
बिठा देंगे भाई, बिठा देंगे, मगर साथ में लगे रहो, पेशेंस। तुम हरी टी शर्ट जो पहनकर बैठे हो भाई, थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। ये बात पता करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 3। अब ये सारी बातें हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब यहां पर देखो, अपने दिमाग में एक एक टर्म को कैलकुलेट करते जाओ। x की वैल्यू क्या है, 3 है। चलो अब इसको देखो तेजी से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहां पर ये सारी बातें लिखना। 3 का क्यूब क्या होता है, 2 गुणे 27, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 7 गुणे 9, ठीक है, माइनस 24 गुणे 3 माइनस 48। अब सवाल में घबराया मत करो कि यार इतनी बड़ी सवाल लिखी है, सॉल्व कैसे करेंगे। बस इस एक बात को सॉल्व करो, बस इस एक बात को सॉल्व करो। 7 दूनी 14, 4 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। 9 सते 63, आगे प्लस था तो प्लस हो गया। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व करो जरा। माइनस का क्या होगा, 24 दूनी 48 और 24 टाइम 72। अब आप इसको गुणा करो या ऐसे डायरेक्टली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 48, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक, 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, माइनस 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 और हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें जवाब क्या मिलेगा, माइनस का 3, ठीक। हमारा लॉजिक क्या था कि कोई भी संख्या किसी संख्या की गुणनखंड तब होगी जब क्या होगा, वैल्यू में, जवाब में हमें 0 मिलेगा, या फिर वो वैल्यू उस वैल्यू को रखने पर हमें जवाब 0 देगी। यहां पर जवाब 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये x माइनस 3 इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखना ध्यान से। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि तुम्हें और बातों को समझा सकूं। एक पावर 4 है, चलो पावर 4 ले लेते हैं। पावर 4 क्या लिखें, 2x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ये है P ऑफ x, x बराबर ये। और दूसरी बात क्या लिखिए, g ऑफ x। g ऑफ x क्या है, x माइनस 1। पूछ रहा है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। अब देखो, अब अगेन आप समझ गए, आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है ना कि 1 क्यों आएगा, नहीं आएगा, वगैरह 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 देश भर, ठीक है। अब चलो, जब x की वैल्यू 1 आएगी तो कितनी साधारण सी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। बस एक एक टर्म को, कहां ये आ गया, बस एक एक टर्म को सॉल्व करते जाओ। लिख लेते हैं 2x की पावर 4 प्लस, और कभी भी पावर या नंबर देखकर घबराना नहीं है, जो भी आए बस उसको एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ। देखो मैं आपके सामने इसीलिए लिख रहा हूं, ठीक है, इसीलिए आपके सामने लोग कि सॉल्व कैसे करते हैं ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर ये बताएंगे नहीं ना तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। और अभी हमारे पास बहुत ढेर सारे सवाल हैं, ठीक है। चलिए, 2x की पावर 4 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ एक टर्म को जानते हैं। अभी x की पावर 1 है, 1 की पावर 4 होगी तो हमें 1 ही मिलेगा, और 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, प्लस 9, यहां पर भी 9 ही आएगा। कैसे आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, और 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको दिमाग में करना है, ठीक है, कोशिश करो दिमाग में करने की।
6x²। अब 6x² में क्या करना है, यहां पर भी 6 आ जाएगा, माइनस यहां पर 11 आएगा, माइनस यहां पर 6 आएगा। कैसे आया, आप एकदम एक एक स्टेप जरा सोचो। ठीक है, अब 9 2 11, 11 और 6 कितना होगा, 17 माइनस 11 और 6 यहां पर कितना होगा, 17। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x माइनस 1, यानी अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, g ऑफ x फैक्टर है। ठीक है, किसका फैक्टर है, p ऑफ x का। यहां पे लिख दो फैक्टर है, सिंपल। ठीक है, ये अब g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, p ऑफ x की वैल्यू क्या थी, अब उसको आपके सामने लिखी है। सवाल आ रहा है समझ में। चलो एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। अब ये रूट वाला है, थोड़ा सोचना पड़ना। यहां पर कह रहा है कि 7x² p ऑफ x, जिसकी वैल्यू है 7x² माइनस 4 रूट में 2x, ठीक है, माइनस 6। ठीक, और g ऑफ x क्या है, x माइनस रूट 2। ठीक है, अब फिर से इस सवाल में भी वही काम करना है, मगर बच्चे क्या होते हैं कि रूट देखने के बाद घबरा जाते हैं कि अरे सर रूट आ गया, अब क्या करेंगे। नहीं, घबराना नहीं है। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में रूट 2, और रूट 2 का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सारी बातें नंबर सिस्टम में डिस्कस हो चुकी हैं। इसीलिए तो पहले बेसिक समझाया जाता है और फिर आगे चला जाता है। तो अब जब ये बात क्लियर है तो p ऑफ x में जरा इसकी वैल्यू को रखना। इक्वेशन क्या है, 7x² माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। अब आप कॉपी में जरा लिखो कि यहां पर क्या होगा अगर रूट 2 का स्क्वायर करूं, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, हाँ या ना। तुरंत कमेंट करके बताओ, तब तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, बताइए। 2 मिल जाएगा ना, चलो। और अगर 2 मिल, चलो यहां पर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, रूट 2 का स्क्वायर, ताकि तुम समझ पाओ। 4 गुणे रूट 2, ये लिखा था पहले ही, गुणे में लिखेंगे रूट 2 माइनस 6। ठीक है, अब एक बात बताओ, 7 गुणे ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 रूट 2, और रूट 2 का गुणा अभी हमने किया था, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, अब इसके बाद 14 माइनस 8 माइनस 6। ठीक है, अब 14 माइनस 8 और 6 14, हमें बराबर में जवाब क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब है कि g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का। ठीक, ये सवाल सब समझ में आ रहा है। हमने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी समझ ली है, और इसलिए आज हम सवालों के समुद्र में डूब रहे हैं और एक एक सवाल को करके देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब कुछ और सवालों को लेते हैं जो थोड़ा सा और बेहतरीन सवाल हैं, जिनको बोलते हैं बेहतरीन सवाल, है ना। चलो बेहतरीन सवाल क्या कह रहा है जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 4 5, ठीक है, जो भी है, मैं गिनती नहीं गिन रहा हूं, बस क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर p ऑफ x क्या है, 2x क्यूब, ठीक है, माइनस
3x² माइनस 18x प्लस a। हमें ये इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है यहां पर a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक। अब बताइए और भी कुछ इसमें दिया है। अरे भाई x-4 भी है, मतलब कि g ऑफ x-4, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, a का मान ज्ञात करो यदि x-4 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है या नहीं, ये बात तो हमें x की वैल्यू निकालकर उस पर रखने के बाद पता चलेगी, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आ गई तो ठीक, नहीं आई तो देखते हैं क्या करना है। अब x की वैल्यू क्या होगी यहां पर लिख देते हैं, चलो x की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन में रखना तुम 2x³ 2 4 का क्यूब माइनस 3 4 का स्क्वायर माइनस 18 गुणे 4 प्लस a की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है ना। 4 चौक 16 चौको 64, तो 2 गुणे 64 माइनस 3 गुणे 16 माइनस 18 और 4 बार क्या आएगा 72 प्लस a, ठीक है। आई बात समझ में। अब 64 दूनी कितना होता है, देखो 6 दूनी 12 120 होता है और 4 दूनी 8, हाँ 128 होगा। 64 दूनी 128, यहां पर हो जाएगा 48 माइनस 72 प्लस a, ठीक है। और एक चीज और, यहां पर बराबर में 0 रख दो तभी तो a की वैल्यू निकलेगी ना। अब देखो बराबर में 0 क्यों रखा, क्योंकि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो वैल्यू बराबर में 0 आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करो, 128 और प्लस a यही होगा। चलो 48 और 72 कितना होगा पहले ये बताओ। 128 माइनस 8 2 10 0 1 7 4 11 और 1 12 120 प्लस a। इसमें से ये जाएगा तो जानते हो क्या आएगा, 120 से 8 जाएगा तो 8 प्लस a और बराबर में 0 बराबर में 0, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या होगी सर, a बराबर -8, ठीक है। सवाल क्या पूछा था कि अगर x-4 इसका एक गुणनखंड है, यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि अगर है तो a की वैल्यू निकालो, अगर ना होता तो a की वैल्यू तो फिर ठीक है। तो अगर है तो बराबर में 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने बराबर में 0 लगा दिया, ठीक है। क्या ये सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और सवाल ले लें और देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर एक और बड़ा खतरनाक दिख रहा है। अब अगर कोई भी ऐसा सवाल तुम्हें दिखे, जिस तरीके से मैं सवालों को लगा रहा हूं, हो सकता है वहां पर डिजिट चेंज हो जाए, हो सकता है प्लस माइनस आगे पीछे हो जाए, बिल्कुल मत घबराना। एक एक टर्म को सॉल्व करना, धीरे धीरे तुम्हें ये चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है। घबराना मत बस, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सर x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 ये है, ठीक। और एक और वैल्यू है x² प्लस 2x माइनस 3। कह रहा है कि बिना वास्तविक भाग के, वास्तविक भाग मतलब ये वाला, बिना इसके, ठीक है, भाग के दिखाओ, यानी कि बताओ कि ये जो वैल्यू दी है ये। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि तुम्हें और आसानी से समझ में आने लग जाए। ये है
P ऑफ x और ये है G ऑफ x। ठीक है, अब सवाल तुमसे पूछ क्या रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, पूछ क्या रहा है, बिना ये वाला काम किए, मतलब बिना यहां पर ऐसे भाग दिए मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू है यानी कि P ऑफ x है वो कंप्लीटली डिवाइड है G ऑफ x से। ठीक है, सवाल कुछ समझ में आया? क्या पूछ रहा है? सवाल समझ में आया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो ऐसे ले लेते हैं 100, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा ये सवाल है कि 100 को मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू 10 से पूरी तरह कट जाएगी या नहीं। अब मैं जानता हूं कि आपको पता है कि हाँ कट जाएगी, मगर आपको ये ऐसे करके नहीं बताना है। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अगर मैं कहूं कि अगर ये वैल्यू 10 से पूरी तरह कट जाएगी तो इसका मतलब है कि जो 10 के फैक्टर बनेंगे 5 गुणे 2, ये वैल्यू माने 100 जो है वो 5 से भी पूरी तरह कट जाएगी और 2 से भी पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि अगर कोई वैल्यू है 100, वो 100 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, मगर ये बात हमें बिना भाग करे बताना है। ठीक है, तो अगर हमें 10 का पहाड़ा नहीं आता हो पर हमें यह पता हो कि 10 के 2 फैक्टर हैं 5 गुणे 2, 10 किससे मिलकर के बना है? 5 और 2 से मिलकर के बना है। तो क्या ये वैल्यू 5 से भी पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी। क्या ये वैल्यू 2 से भी पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी। और अगर इन दोनों से पूरी तरह कट जाएगी तो इसका मतलब है कि 10 से भी पूरी तरह कट जाएगी, है ना? बस यही लॉजिक हमें यहां पर लगाना है। ठीक, अब देखो इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड, गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? चलो अभी तक हम निकालते आए हैं, हम फिर से निकालेंगे। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे निकलता है जरा बताना तो। देखो यहां पर है कि गुणा करने पर 3 आए और घटाने पर 2। अगर ऐसा है ना, दिख रहा है ना, गुणा करने पर 3 चाहिए और घटाने पर 2 चाहिए, तो तुम 3 एक 3 और 3 में से एक जाएगा तो 2 कर लो। ठीक है, अब ये कैसे होगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, यही बनेगा ना। 3x माइनस x घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा और गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। बात सही है। चलो अब अगर जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 यहां पर बचेगा, यहां पर माइनस x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर? अरे -1 लेंगे ना, x क्यों लेंगे? -1 लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3। अब जब अंदर x प्लस 3 बचेगा तो x प्लस 3 और x माइनस 1, ये 2 फैक्टर आपको मिल जाएंगे, 2 गुणनखंड मिल जाएंगे जो यहां पर इसके होंगे। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों ही इसके गुणनखंड पक्का होंगे। देखो ये सवाल थोड़ा सा मैं जान रहा हूं कि तुम्हें हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो, मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं। ये सवाल कह रहा है कि बिना भाग करे मुझे बताना है कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं। ठीक है, अब जब बिना भाग किए बताना है तो मुझे कुछ ना कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि अगर इससे ये पूरी वैल्यू डिवाइड होती है तो इसका मतलब है कि इसका कोई छोटा जो फैक्टर होगा, इसका जो छोटे भाई होंगे जिससे मिलकर के ये बना होगा, ये वैल्यू उससे भी डिवाइड होती होगी। तो इसलिए मैंने यहां पर x इसके दोनों फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब आगे देखना, अभी तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अब तुम्हें बस ये करना है कि x की वैल्यू को यहां पर पुट करके देखना है, दोनों बार, 2 बार रख करके देखना है। अब जब 2 बार रख करके देखना है तो जरा देखना कि मैं क्या कर रहा हूं।
मान लो एक बार मैंने रख करके देखा पहली बार, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास ऐसे कभी सवाल आए ना तो इनको ऐसे ही करना, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत है, इसलिए मैं इतना आराम आराम से करवा रहा हूं ताकि तुम्हें एक सवाल समझ में आए। एक्स क्यूब, हमारे पास एक्स की दो वैल्यू है, कितनी है? दो वैल्यू। एक्स की एक वैल्यू है -3 और एक्स की एक वैल्यू है +1, ठीक है। पहले +1 को रख लेते हैं, देखते हैं कि वैल्यू हमें 0 मिलती है कि नहीं, क्योंकि 0 मिलेगी तभी ये गुणनखंड हो गए, तभी ये बात पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? एक +1 है, +1 को रखेंगे तो यहां पर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। 3x² में रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, -13 मिलेगा, +15 मिलेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जो है तो 13 और 3 16 हो जाएगा और 15 + 1 16 हो जाएगा, 16 - 16 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, नहीं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर मिल जाएगा हमें 0, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं दूसरी वैल्यू रखूं यहां पर, दूसरी वैल्यू रखने पर मुझे क्या मिलेगा जरा देखना तो, -3। अब -3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? माइनस का 27 आएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, पॉजिटिव का 9, और 9 तिरिक 27 हो जाएगा, ठीक है। और -13 और 3 कितना हो जाएगा सर? 39 प्लस, और यहां पर है 15। अब ये सारी कैलकुलेशन अपन दिमाग में कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है? माइनस और माइनस 7 7 4 और 2 2 4 और 1 5, यहां पर -54 -39 +15, सीरियसली यही आएगा? पक्का? कुछ गलत किया क्या मैंने? एक मिनट, -3 है, अरे 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 अरे, देखो यहां पर मैंने ये मिस्टेक कर दी, क्या तुम समझ पाए? -13 गुणे यहां पर -3 आएगा ना, और माइनस को मल्टीप्लाई यहां पर प्लस हो जाएगा, वही तो मैंने कहा कि यार ये क्या हो गया, मिस्टेक 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 मिस्टेक। -54, ठीक है। अरे तीर कहां बन रहा है भाई? 54 प्लस 9 और 5, 14 4 1 3 1 4 और 1 5, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0, और जैसे ही 0 मिलेगा तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू इसको पूर्णतः विभाजित करती है, और हमने ये बात पता करी है बिना भाग किए। तुम्हें हो सकता है कि ये सवाल देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा हो, क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक स्टेप आपको समझाना है, बताना है और दिखाना भी है, और नहीं तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। चलो अब अगला सवाल। अब मैं ये समझ लूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, पर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि यदि x - 2, ठीक है, और एंड x -1/2 दोनों ही क्या है? px² + 5x + r, ये और ये क्या है? इसके गुणनखंड हैं। सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल ने पहले ही तुम्हें ये बता दिया कि x - 2 और x -1/2 इसके क्या हैं? फैक्टर हैं, दो फैक्टर। जो फैक्टर हम निकालते थे इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद, वो फैक्टर हमें उसने पहले ही बता दिया, ठीक बात। अब दो बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? P = R, P बराबर है R, ठीक है। यही है।
तो अब हमें चलिए सिद्ध करते हैं कि P बराबर R है कि नहीं, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब दो गुणनखंड हैं तो दोनों को अलग अलग रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर होगा, यानी दोनों स्थितियां आपस में बराबर होंगी। अब दोनों गुणनखंड है ना दोस्त, तो जब दोनों गुणनखंड हैं तो दोनों को जब इस इक्वेशन में तुम रखोगे तो 0 मिलेगा ना। ठीक, अब रख करके देखते हैं। चलो पहली बात, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि हमें और आसान हो जाए समझने में। अरे चेंज हो जाए भाई, ये ले लेते हैं। चलो पहले x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2, अब x बराबर 2 पॉजिटिव में होगा तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, p x स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ठीक है, यहां पर x बराबर जब 2 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, p गुणे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, प्लस 5 गुणे 2 और 5 दूनी हो जाएगा 10, पर चलो लिख लो r। ठीक है, अब इनके बराबर में सर 0 भी रख दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर बराबर कैसे हुआ। यहां पर आ जाएगा सर 4p प्लस 10 प्लस r बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। अब यहां पर एक काम करिए, 4p प्लस r बराबर कर दीजिए -10। 10 को हम भेज दिए इधर, ठीक है, और हमने इसको मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 का, इक्वेशन 1 का। यहां तक बात समझ में आई पहली वैल्यू रखने पर। चलो अब दूसरी वैल्यू को रखते हैं। दूसरी वैल्यू के लिए फिर से दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर इसको। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं, x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखना, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r हमने ये रखा। अब p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1/2 प्लस r और बराबर में 0 रखना भूल जाता हूं। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, p गुणे 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बताना जरा, अरे बता दो, हो जाएगा 5/2 प्लस r बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा जरा देखना, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब बताओ, तो ये सब स्टेप यहीं पे कर सकता था, मगर p/4 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0। ठीक, अब ये बात समझ में आई। अब 5/2 को क्या करूं मैं, एक काम करो, p/4 प्लस 5/2 प्लस r बराबर 0 पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर दो। ठीक है, अब जैसे क्योंकि नीचे 4 है, कट नहीं रहा है ना, कैसे काटूं, तो जब 4 से गुणा कर देंगे तो अब देखो इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप जरा देखना, यहां पर 4 से गुणा करने पर, अगली बार से इतना डिटेल में नहीं, 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 गुणे p/4, 4 से 4 ये कट जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, प्लस 5/2 प्लस 4r ये हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। 4 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा ना यार। अब अरे यहाँ का 4 कहाँ गया, ओए यहाँ तो 4 लिखा ही नहीं, अरे यार 4 गुणे 5/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। यहां पर देखो
p प्लस 10 प्लस 4r बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। ठीक, अब ये क्या बनेगा, p प्लस 4r बराबर -10। ठीक है, यहां तक वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको तुम मान लो समीकरण दूसरा, अरे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको चलते हैं अगले स्लाइड पर लिख करके। समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, हम करेंगे तुलना। ठीक है, पहला समीकरण क्या था, 1 बराबर के रखेंगे दूसरे के। पहला समीकरण क्या था हमारा, निकल करके आया था 4p प्लस r, 4p प्लस r बराबर -10, ये आया था। ठीक है, अब नीचे क्या रखेंगे, p प्लस 4r बराबर -10। अब इसको बताओ क्या किया जाए। अब यहां से ये तो कट जाएंगे भाई साहब, ठीक है, ये कट जाएंगे और यहां पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब जब हम ये करेंगे तो ये करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 4p माइनस p हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3p, है ना। यहां पर मिलेगा -3r, यही मिलेगा ना, और बराबर हो जाएगा p बराबर r। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई कि p बराबर r है। अरे तुम्हारे सामने ही तो किए, देखो, अरे यार तुमको दिख ये। अब इसको क्या कर देंगे सर, 3p उधर चला जाएगा ना, 3r हो जाएगा। इसको काट लो अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है, तो p बराबर r हो गया ना। कुछ तो दिमाग में कर लेने दिया। चलो, अब हम 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, और मैं इस उम्मीद के साथ कि तुम अब इन सारी बातों को समझ गए होगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है, ठीक है, कोई भी सवाल आता है, तो अब तुम सारी चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जब सॉल्व कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी बातें, तो अब तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब तो हर एक किताब में या कहीं पर भी जहां पर भी थोड़ा सा सवाल हो, उनको आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखें, कुछ और सवाल ले लें, कुछ और सवाल ले लेते हैं। 2 सवाल और मेरे को करवाने हैं इसी से जुड़े हुए, ताकि वो चीजें थोड़ी सी और तुम्हारे लिए आसान हो जाए। चलो सवाल लिखना जरा, सवाल लिखना जरा। सवाल है 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इसमें मैं क्या जोड़ूं, पूछ रहा है क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें। ठीक है, ठीक है, कि जो इसका रिजल्ट मिले, क्या मिले, रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिले वो x माइनस 2 से, x माइनस 2 से, ठीक है, पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, मतलब इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ जोड़ने के बाद कुछ परिणाम आएगा। ठीक है, अब उस कुछ का मतलब हमें नहीं पता कि कुछ में क्या जोड़ दूं मैं, मुझे नहीं पता, तो जो परिणाम आएगा वो इससे पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। चलो अब इस सवाल को आराम से देखना जरा, फिर से मैं तुम्हें एक एक स्टेप समझाऊंगा ताकि तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाए। चलो अब बात कैसे समझ में आएगी तुमको,
देखना जरा, मैंने कहा कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के कौन है, जोड़ने वाली संख्या। मैंने मान लिया कि के कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर हमें जो परिणाम मिलेगा वो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मैंने ये बात मान लिया, मानने में क्या जाता है, बहुत कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है। तो फिर अब नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अरे -3 नहीं, +1 प्लस के ना, हाँ प्लस के भी तो रखेंगे, नई इक्वेशन हमारी ये बनी। अब जब ये बन गई तो हमें x - 2 से इसको डिवाइड कर देना है, पर कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हमें मिल गया ना कि भाई इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो फिर वैल्यू 0 आनी चाहिए, वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तुम जरा सोचो, वही बात तो कह रहा हूं कि जैसे ही इसमें मैंने वो संख्या जोड़ दी, वो संख्या जो मैंने जोड़ी, तो अब ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो जानी चाहिए ना, और ये इसका एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। तो चलो अब इसको एक नई स्लाइड की तरफ चलते हैं, यहां पर सवालों को रखते हैं और जरा देखते हैं सवाल क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या था, 2x की पावर 4 और आगे क्या था भाई, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस k, ठीक है, और x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2, ठीक, पहली बात। अब चलो x की वैल्यू को यहां पर पुटअप करो, 2 की पावर 4 माइनस 5 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 प्लस के। ये कलर थोड़ा सा दबा दबा मेरे को लग रहा है, मैं व्हाइट कलर लेता हूं भाई, व्हाइट अच्छा लग रहा था। चलो 2 गुणे, अब ये तीसरा स्टेप क्या कहता है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो अब इसको सीधा लिख दूं क्या, 16 दूनी 32 माइनस, आपको दिखा दिया ही है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 पंच 40 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 माइनस 3 प्लस के। नहीं तो फिर बहुत बड़ी इक्वेशन बनने लगती है ना, फिर एक एक स्टेप सॉल्व करते रहो। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2 माइनस 3 प्लस के, ठीक है। चलो अगर माइनस और माइनस को जोड़ दो तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 40 माइनस 5 प्लस के, ये और ये तो खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगी वैल्यू क्या, इसके बराबर में 0 आना चाहिए था, ठीक है, बराबर में 0 रख लो, ठीक है। तो अब -5 प्लस के बराबर 0, के जो वैल्यू हमने मान रखी थी जोड़ने वाली वो आ गई हमारे पास 5, ठीक है, ये वही वैल्यू है, ठीक है। तो हमें जवाब मिल गया, यही हमारा जवाब होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब अगर हम उस इक्वेशन में 5 जोड़ देंगे तो x - 2 से वो कंप्लीटली डिवाइड है, क्योंकि हमें बराबर में 0 मिल गया, k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसी तरीके से हम सोचते हैं, इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। कुछ और सवाल कहो तो देख लेते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़े सवालों को, ठीक है। ये वाला सवाल समझ में आया, अब उम्मीद है तुम कर लोगे। एक और सवाल कर लेते हैं, एक तो था जोड़ा जाए, एक है घटाया जाए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखना, कह रहा है कि क्या घटाया जाए। एक इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हमारे पास मान लो कि एक संख्या है, ठीक है। इसमें से कुछ घटाना है, क्या करना है,
कुछ माइनस करना है, पर क्या करना है माइनस हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। और जब कुछ घटा दूं तो जो रिजल्ट मिले, जो रिजल्ट आए, जो भी आए, यहां पर जो रिजल्ट आया वो किससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसने ये बात कही। हमारे दिमाग में जैसे ही हमने ये इक्वेशन देखी, थोड़ा सा दिमाग हमारा कम काम करेगा कि यार अब 3 से इसको डिवाइड करें, कुछ घटाना है। देखो कुछ मत करो, सबसे पहले तुम्हें पता है कि इसका फैक्टर निकालना है। किसका? यहां पर भाजक जो है वो द्विघात है, ठीक है। अगर द्विघात है तो इसके फैक्टर निकालो। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना कि अगर ये वैल्यू इससे पूरी तरह डिवाइड हो रही है परिणाम आने के बाद, तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगी। अब इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है? मैंने कहा कि 17 में से क्या घटाऊं मैं, इतना लिखते नहीं। मैंने कहा कि 17 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि जो रिजल्ट मुझे मिले वो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब तुम जरा सोचो, 5 से तो हम क्या करते हैं? एक तो तरीका हमारे पास है कि हमने खुद ही सोच लिया कि यार अगर 17 में से मैं 1 माइनस करूं 16, नहीं 17 में से 2 माइनस कर दूं 15, और 15 5 से कट जाता है, एक बात, ठीक है। अब वो जो 2 तुमने माइनस किया वो 2 क्या है, मैं तुमको ये बताना चाहता हूं। देखो जब हमसे ऐसा सवाल पूछता है ना तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो 17 है उसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 बार हो जाएगा, कट जाएगा, 15 तक कट गया, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 2, ठीक है। तो तुम ये सीधा कह दो ना कि सर 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 जो होगा वो कट जाएगा आराम से, ठीक। यही चीज ये यहां पर पूछ रहा है। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे एकदम ध्यान से देखना। इसका तुम्हें अभी हमने जब पिछले सवाल में किया था तो मेरे को तो याद है गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो इसका जो फैक्टर होगा वो x माइनस 1 और x प्लस 3 ये होगा। ये मैंने तुम्हें यहां बता दिया, रिवाइज करके पीछे देखना, सवाल में मैंने ये करवाया है, ठीक है। तो अब अगर ये फैक्टर है तो हमारे पास 2 तरीका है। या तो तुम एक लंबा वाला तरीका डिवाइड करो बैठ करके, ठीक है, और उसमें बहुत सारी मिस्टेक होने की दिक्कत होती, पता है उसमें मिस्टेक होने की दिक्कत होती है, इसलिए मैं तुम्हें ये काम करवा रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ पाए। चलो अब हमें कुछ घटाना पड़ेगा, उस कुछ को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखना। न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? मैं इसको क्या बना दूं? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। अब मुझे इसमें से कुछ घटाना है। क्या घटाना है? कुछ घटाना है। तो जो कुछ घटाऊंगा वो घटाने के बाद जो परिणाम आएगा वो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं कि मैं px माइन प्लस क्यू ये घटा देता हूं। अब देखो तुम कहोगे कि सर px प्लस क्यू यही क्यों माइनस कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर देते? 2-3 स्क्वायर पावर लगा दो। देखो यहां पर जो तुम्हारा भाजक है ना जिससे तुम डिवाइड करोगे वहां पर पावर में स्क्वायर है, और जो घटाने वाली संख्या है यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो जाएगा ना। तो जब कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा तो हमने इसलिए यहां पर पावर 1 रखी है, क्योंकि यहां पर पावर 2 है और पावर 2 से यहां पावर छोटी होनी चाहिए। लॉजिक समझ में आया? यहां तक स्टेप समझ में आया? अब चूंकि इससे पूरी तरह कट रहा है ये, तो वैल्यू बराबर में 0 आनी चाहिए पहली बात, और x की वैल्यू हमें यहां पर 2 मिल गई, x बराबर 1 और x बराबर -3। अब इन दोनों को मैं बहुत तेजी से रखूंगा, ठीक है, और ताकि तुम्हें हर बात समझ में आ सके। देखो यहीं पर मैं x बराबर 1 रखता हूं। x बराबर जैसे ही 1 रखूंगा तुम देखो तुम्हारा सवाल कितना तेज सॉल्व होगा। चलो x बराबर 1 रखने पर तुम यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहां पर 2x क्यूब, यहां पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा।
ये तुम्हें मिल गया, ठीक है। माइनस यहां पर x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो p प्लस क्यू मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू, और बराबर में 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखना इसको सॉल्व करना, क्या कह रहा है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। यहां पर 13 माइनस 2, ठीक है, यही हो जाएगा, और माइनस p प्लस क्यू, ये बराबर में 0। यहां पर 11 माइनस p प्लस क्यू बराबर 0, और हमने जैसा पिछले सवाल में किया था तो p माइनस p प्लस क्यू बराबर क्या रख देते हैं, 11, ठीक है। और जैसे ही 11 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, प्लस में था इधर जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट कर दो तो p, देखो यहां पर p प्लस क्यू बराबर 0, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, पहला समीकरण, ठीक है। अब चलो दूसरी बात, x बराबर -3 रखने पर, अब यार इतनी बड़ी इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन याद नहीं है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, क्या 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्या है, प्लस 6, ये है। और इससे माइनस हमने क्या किया है, px प्लस क्यू, ये माइनस किया ना, हाँ, और बराबर में 0। अब जरा यहां पर वैल्यू रखो, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा सर, 81, और पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 81 प्लस 3 का क्यूब क्या होता है सर, 27 होता है, और जब 27 होता है तो 27 दूनी कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा, और यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ये बन जाएगा सर माइनस, ठीक है, माइनस, यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ये बन जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, एक सेकंड, 3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव और माइनस, अरे माइनस ही होगा भाई, यहां पर 18। अब यहां पर क्या होगा, माइनस है तो -4 और -3 और 4 कितना हो जाएगा, 12, माइनस का 12, यहां पर हो जाएगा प्लस का 6, माइनस, यहां पर क्या वैल्यू बनेगी बताना जरा, p इंटू माइनस का 3 प्लस क्यू, तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस का 3p प्लस क्यू बराबर 0। अब तुम्हें बस इस इक्वेशन को जोड़ना और घटाना है, देखो प्लस यहां पर है, प्लस यहां पर है, 81 और 6 कितना हो जाएगा, 87, ठीक है, और इनको सब जोड़ दो तो 54, 8 4 12, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद 5 और 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो 10, 84 हो जाएगा, है ना, माइनस का 84, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी, और यहां पर मिलेगा सर -3p प्लस क्यू बराबर 0। अब जब ये मिलेगा तो यहां से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p, और इसके बाद माइनस क्यू बराबर में 0। अब यहां पर 3p माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3, और बस यही आपका हो गया समीकरण नंबर दूसरा। और अब बारी है इन दोनों को जोड़ने की, ठीक है, चलिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 पर, यहां पर पहला समीकरण क्या था, p प्लस क्यू बराबर 11, ठीक है, और दूसरा क्या था, 3p माइनस क्यू बराबर -3, ठीक है, जुड़ जाएंगे, अरे हट जा, तो ये बन जाएगा सर आपका 4p,
ये आपस में कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा सर 4p बराबर आपका आ जाएगा 8, ठीक है। और p बराबर 8/4, तो 4 दूनी 8, और p बराबर आपको मिल जाएगा सर 2, ठीक है। हमें यहां से ये मिल गया। अब हमें जैसे ही p बराबर 2 मिल गया तो हमने माना था, क्या माना था, हमने क्या माना था जरा बताना तो। हमने माना था कि सर p x प्लस q को घटाने पर, ठीक है। अब यहां पर जरा p की वैल्यू रखना, तो p की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, अरे नहीं इसमें क्यों p की वैल्यू रखेंगे यार, तुम लोग यार गलत करवा देते हो। पर इतना बड़ा सवाल है ना, मैं खुद ही भूल गया हूं कि मुझे कहां से क्या करना है। इस समीकरण में रखो p की वैल्यू तो हमें q की वैल्यू मिलेगी, हाँ ये करना है। तो समीकरण 1 में p की वैल्यू रखने पर p प्लस q बराबर 11, ठीक है। अब यहां पर p कितना है हमारा, 2 प्लस q बराबर 11, q बराबर 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जवाब, हमारा आंसर आ चुका है। अब आप कहेंगे सर कैसे, मैंने कहा था px प्लस q, ये घटाना होगा, ठीक है। p की वैल्यू क्या है सर, p की वैल्यू 2x प्लस 9, ये घटाने पर, ये है आपका जवाब। आप देख रहे हैं कि एक एक सवाल को सॉल्व करने में इतना लंबा स्टेप लग रहा है, और ये स्टेप छोटा हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करें और इन सवालों के ऊपर 2-3 बार सोचें, तो ये सवाल अपने आप इतना छोटा सा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को अपन वहीं पर सॉल्व कर सकते थे, यहीं पर, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल लगाते लगाते एक गेस हो जाता है, एक अंदाजा होने लगता है कि अच्छा यहां पर ये रखेंगे तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो तुमने इतना बड़ा काम किया ना, ये यहां पर अगर मैं इसको लेता तब ये और लंबा होता, इसलिए लंबा नहीं किया इसको, और थोड़ा कट कर दिया। चलो, तो उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आई होगी। अब 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आज का एक लास्ट सवाल और इसके बाद में तुम्हें 1-2 सवाल देखते हैं, होमवर्क दूंगा और उसको करके आना। x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, कल जो हमने एक तरीका सीखा था ना ग्रुपिंग मेथड, है ना, हम आज इस पर वही लगाएंगे। और मैंने तुम्हें आज ही बताया है कि x की वैल्यू लगभग जगह पर अगर तुम 1 रख दो तो काम बन जाता है, 1 या -1, ठीक है। तुम जरा ध्यान से देखो कि यहां पर हर एक पूरी की पूरी संख्या प्लस में है, x बराबर -1 रख लो। मान लो कि इसका गुणनखंड x प्लस 1 है, एक फैक्टर इसका मान लो, ठीक है। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल गई, x बराबर -1। अब x की वैल्यू को यहां पर रखने पर देखो क्या 0 मिलता है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा, और 8 एकन्नम 8, ठीक है, 8 होगा, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं। 19 एकन्नम 19, नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, -19 और प्लस 12, ठीक है। 8 12 और 8 20, 19 और 1 20 बराबर 0। हमें इसका पहला गुणनखंड मिल गया, क्या, x प्लस 1, ठीक है। मैंने कहा था ना कि लगभग जगह पर ये लग जाता है। अब तुम्हारे पास ऐसे सवाल जितने हो ना, ये 4 टर्म वाले, उनमें ये लगा कर देखना। 1 रखना, देखो 0 आता है कि नहीं आता, या -1 रखना, देखो 0 आता है कि नहीं आता। अब देखो क्या करोगे इस पर जरा, ग्रुपिंग मेथड। देखो ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा मजेदार है और मेरा काम है तुमको सिखाना, ठीक है। हमारा सवाल क्या था, x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। मैं इसको फिर से यहां पर लिखता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो, x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, ठीक है, जिसका एक गुणनखंड हमने यहां पर निकाल लिया। अब ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या है, हमें बस सोचना है, ठीक है। जब पहली वैल्यू मुझे मिल गई है तो मुझे अब इसको द्विघात समीकरण तक पहुंचाना है।
ठीक है, कैसे? हमें पता है कि यहाँ पर x प्लस 1 किसका गुणनखंड है, तो अगर x प्लस 1 गुणनखंड है तो यहाँ पर पहली वैल्यू क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तभी यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 बन जाएगा इन दो वैल्यू से। ठीक है, हमने क्या किया, ग्रुपिंग मेथड का मतलब दो को ग्रुप करके हम देख रहे हैं। पहली बात हमने देखी। दूसरी बात हमने क्या देखी, देखो जोड़ना ही है, घटाने बढ़ाने को तो साइन कोई दिक्कत नहीं है। 8x स्क्वायर और बाद में 19x है, तो हमें दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको जोड़ने पर 19 और 8 ऐसा सब कुछ मिल जाए। तो क्या करें, सेवन एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और हमें मतलब बाहर x प्लस 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। चलो, अगर मैं यहां पर 7x स्क्वायर रख दूं प्लस, तो 7x स्क्वायर और 7x स्क्वायर बन करके 8x स्क्वायर बन जाएंगे, है ना? क्या बात है, क्या दिमाग है सर आपका, कितना। 7x प्लस यहां पर हो जाएगा 12। सही है, देखो अगर कुछ समझ में ना आए तो जरूर बताना। मेरे को तो सही लग रहा है। देखते यहां से हर जगह से ये वाली वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती। यहां से निकालो जरा, एक्स स्क्वायर तुम्हारा कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बनेगा। यहां से क्या कॉमन आएगा तुम्हारा, प्लस का 7x। ठीक है, तो अंदर x प्लस 1 बन जाएगा। चलो, यहां पर क्या कॉमन लोगे, प्लस का 12, तो यहां पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, x प्लस 1। अरे वाह, बात बन गई बात। एक गुणनखंड जो हमने पहले निकाला था x प्लस 1, और दूसरा हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7, 4 गुणे 3। ठीक है, 4 3 12, और ये अब यहां से तुम्हें दो फैक्टर और निकाले हैं, और वो तुम बहुत तेजी से निकाल लोगे। जरा देखना, मैंने यहां पर किया, मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखो कुछ चीजें सोचने पर होती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x प्लस 4। यहां से प्लस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 4। ठीक है, और जवाब ये पहले ही मैं बता दिया होता है कि x प्लस 4 और x प्लस 3 होगा, क्योंकि 4 3 12 मिल गया और साइन हर जगह प्लस का है, तो मुझे साइन की दिक्कत नहीं थी, तो x प्लस 4 और x प्लस 3 ही मिलना था। तो इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 1, x प्लस 4 और x प्लस 3। ये आ गया तुम्हारा जवाब। ठीक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ग्रुपिंग मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक बार सीख गए ना दोस्त, तो ये जो इतना बड़ा तामझाम, मतलब इसमें बहुत लंबा तामझाम होता है सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। आप इससे बस 2-3 स्टेप में आपने सवाल सॉल्व कर दिए, और आपको सवाल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 1-2 होमवर्क आपको मैं दे देता हूं, होमवर्क आपके लिए। और इस सवाल का होमवर्क नंबर पहला है 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, और दूसरा सवाल है क्या दूं, दूसरा सवाल क्या दूं, दूसरा सवाल लिख लो, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2।
ठीक है, ये तो सवाल होमवर्क है तुम्हारे लिए। और इसमें बताना क्या है, गुणनखंड, इसके गुणनखंड करो और मुझे बताओ इसका क्या होगा जवाब और इसका क्या होगा। अभी तुरंत सॉल्व करो क्योंकि कल परसों का टाइम नहीं, अभी सॉल्व करो, अभी तुरंत मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास, एक और क्लास हम सवाल वाली लेकर के आएंगे जिसमें हम और भी सवाल देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।